हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं आज सीधे से आपके चैप्टर 6 में त्रिभुज। मैंने आपसे कई बार कहा कि ये जो फाइनल रिवीजन है ये मैं आपको उस पार्ट की थीम, उस पार्ट की थ्योरी, उस पार्ट के सूत्र, उस पार्ट का सिद्धांत स्पष्ट करता हूँ। बिल्कुल कम समय में आपका रिवीजन है। प्लीज जब आप इसको सुनेंगे तो सारी बात आपके मन मस्तिष्क में फिर से आ जाएंगे। ओके, तो त्रिभुज, पहला शब्द ये समरूप लिखा है। समरूप की परिभाषा क्या है देख लें। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान ना हो, समरूप कहलाता है। ठीक है, आकार समान हो और माप समान ना हो, इससे थोड़ा सा समझिएगा। आकार एक प्रकार से कहें तो उसकी बनावट, और माप की जब बात होती है तो अगर हम त्रिभुज की बात करें, किसी बहुभुज की बात करें, तो उसकी साइड भुजा समान ना हो, बराबर ना हो, तब भी वो समरूप होता है। बराबर है तो होता ही है, उसको आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान ना हो, समरूप कहलाती हैं। बात करें, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। आकार, रूप समरूप, इनके रूप समान है, ठीक है, लेकिन इनके माप समान नहीं। मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर नहीं है। रूप इनके समान है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप आकृतियां कौन? जिनके आकार समान हो, रूप समान हो, लेकिन उनके माप समान न हो। माप को इंग्लिश में साइज भी कह सकते हैं, उसको भी आकार कह सकते हैं, लेकिन उसको समझे, समरूप, समान रूप लेकिन समान माप नहीं। ठीक है, तो दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान न हो, समरूप कहलाती है। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती। सर्वांग सम अगर आपने नवमी में पढ़ा तो सर्वांग सम, सर्व अंग समान। जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप होंगे। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं है, परंतु इसका विलोम सही नहीं। आवश्यक नहीं है कि दो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो। यहाँ ये समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है, इनकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है। सभी कोण तो बराबर है लेकिन सभी भुजाएं बराबर। सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग समान। तो दो त्रिभुज, दो आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांग सम है तो समरूप हैं, आप इसको समझे। जैसे ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, ये सर्वांग सम त्रिभुज है। इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो ये पूरा इसको ढक लेगा। ये भुजा यहाँ पड़ेगी, ये भुजा यहाँ पड़ेगी, ये भुजा, इसको उठाकर इसमें रखें तो पूरा ढक लेगी। यानी इसके संगत भुजाएं भी बराबर हैं और संगत कोण भी बराबर है। तो ये सर्वांग सम है इसलिए समरूप है। लेकिन दो आकृतियां समरूप हैं तो आवश्यक नहीं कि वो सर्वांग सम होगी। ये दो आकृतियां समरूप हैं ये, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने लायक बात है। यही बातें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती हैं और फिर आपको प्रश्न को भी सरल करने में सहायता देती हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और इसका विलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी है। ठीक है, ये दो प्रमेय हैं, 6.1, 6.2।
ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन कभी कभी लिखने को आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कैसे आपको कथन याद रहे, थोड़ा सा देख लें, ध्यान देंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय त्रिभुज में लागू होती, ठीक है। किसी त्रिभुज में, ये एबीसी त्रिभुज है, ध्यान दें हम कैसे उसके स्टेटमेंट को बोल रहा हूं। किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ये रेखा इसके समांतर है। किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को, ये ईएफ पर अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। दूसरे तरह से भी लिखा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेद बिंदु उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। लेकिन इससे सरल क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं के, इस भुजा के अलावा एक AB और AC दो भुजा, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AE बटे EB बराबर AF बटे FC, ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ध्यान दे, मैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का कथन आपको समझा रहा हूं, याद कैसे रखेंगे। किसी त्रिभुज में, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को, एक रेखा दो भुजाओं को, ये EF एक रेखा है, ये रेखा एक रेखा L है जो कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी यहाँ EAE बटे EB गिवन है, दिया है, AF बटे FC यहाँ दिया है। आधारभूत समानुपातिकता का विलोम का कथन मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी त्रिभुज में एक रेखा यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तब वह रेखा तीसरे भुजा के समांतर होगी, यानी कि ये L समांतर होगी BC की, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। ये कथन आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपके बोर्ड परीक्षा में, MP बोर्ड में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या कि उसका विलोम आपको सिद्ध करने के लिए भी दे देता है और कहीं न कहीं इससे रिलेटेड प्रश्न बनता ही है, इसलिए इसको प्लीज आप किताब में भी देख लीजिएगा। मैं समझा रहा हूं, अगर ये समझ में आए तो याद हो गया, ठीक है। भुजाओं, इसके बाद इस पॉइंट पर आते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, ये सारे बहुभुज हैं। त्रिभुज से बहुभुज शुरू होता है,
ठीक है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके ए संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं समानुपाती। ये रिक्त स्थान में आ सकता है, सत्य सत्य में आ सकता है। ठीक है, क्या भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब बहुभुज हम ये नियम त्रिभुज में भी लागू होता है। तो अगर ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ, तो क्या कहा, अगर इनके संगत कोण बराबर है, मतलब ए बराबर है डी के, बी बराबर है सी के, ओ बी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के, ये संगत कोण है। ए का संगत डी, बी का संगत ई, सी का संगत एफ। यदि दो बहुभुज यानी कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तब ये समरूप होगा, या कि संगत भुजाएं समानुपाती है, यानी ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ है, तब भी ये त्रिभुज समरूप होंगे। ये याद करने लायक है, याद ही होना चाहिए क्या, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो बहुभुज समरूप होगा। ठीक है, अब आगे त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी, चार कसौटियां हैं त्रिभुजों के समरूपता की। ध्यान दीजिएगा, मैं ओरली आपको बता रहा हूं, आपको बताने से ही समझ में आना चाहिए। त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी के ये चार प्रमेय हैं, जिसको पहला कहा गया ए समरूपता कसौटी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो वो दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी और वो दो त्रिभुज समरूप होंगे। हो गया, इसी को कहते हैं ए समरूपता। क्या है ए समरूपता, अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण, अभी जो मैंने उदाहरण देके समझाया एक बार फिर देख लें, ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण, ए का संगत डी है, बी का संगत ई है, सी का संगत एफ है, यानी कि यदि कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर आपका कोण एफ है, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ये त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा ए समरूपता, ए समरूपता क्या है, ए समरूपता का तात्पर्य है अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा एस साइड, भुजा इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती यानी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ। ये देखिए, इसका संगत ये भुजा, इसकी संगत ये भुजा और इसकी संगत ये भुजा, अगर त्रिभुज की तीनों एस भुजा समरूपता कसौटी, अगर दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि तीनों भुज संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब वो त्रिभुज समरूप होगा। ये एस समरूपता की कसौटी है। चौथा एस अगर दो त्रिभुजों के एक संगत कोण बराबर हैं और उन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, तब वह त्रिभुज समरूप होगा। चौथा देख लें, चौथा ये दो त्रिभुज बना दिया, ये दो
मैंने त्रिभुज बना दिया ए बी सी डी ई एफ। क्या कहा हमने, ये कोण ए कोण डी के बराबर, ये ए हो गया, एंगल कोण, इसको भुजा कोण भुजा कहते हैं। अब इस कोण को अंतरित करने वाली ये दो भुजाएं हैं, इस कोण को अंतरित करने वाली ये दो भुजाएं, यानी कि यदि कोण ए बराबर कोण डी है और ए बी बटे डी ई है बराबर ए सी बटे डी एफ है, तब त्रिभुज ए बी सी आप समरूप त्रिभुज डी ई एफ कह सकते हैं। ये है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। ठीक है, तो ये चारों प्रमेय आपके स्टेटमेंट याद होने चाहिए और इसी को देखकर आप स्टेटमेंट कथन कह सकते हैं। यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हों तो उन त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगी और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए क्या है, यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हों तो वह त्रिभुज समरूप होंगे। एस समरूपता क्या है, अगर दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये तो बिल्कुल सरल है, आप इसी को देख करके उसके कथन के बारे में कह सकते हैं। आगे क्या लिखा है भाई, आगे की बात क्या है, आगे लिखा है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समझते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती। समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो समरूप होते ही हैं। ये समबाहु त्रिभुज है भाई दोनों। तो ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ये बड़ा है, ये डी ई एफ छोटा है, लेकिन समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसका कारण क्या है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ए समरूपता से ये हो गए समरूप हो गए, इसलिए ये समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर लिखा है सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि वर्गों की संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। ठीक है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो वृत्त के तो सभी वृत्त के एंगल 360 डिग्री है ना। ये तीनों चीज ध्यान देने लायक है, इनमें से कोई आ ही नहीं जाता है परीक्षा में। क्या, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक बार आपका रिवीजन किया क्या, त्रिभुज के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण है त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। मैं आपको बता दूं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आप पढ़ ही लीजिएगा और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम पढ़ लीजिएगा और 6.1 प्रश्नावली के खाली स्थान कंफर्म पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से 1-2 नंबर का इसमें आना ही आना है। हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, आइए इनको देखते हैं। प्लीज मैं आपको बता दूं ये सारे जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्लीज इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा। क्या लिखा है, हमने 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके बाद सत्य असत्य और फिर एक शब्द में उत्तर या कि एक वाक्य में उत्तर। आइए पढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है। इसको आप जरूर से जरूर प्लीज देख लीजिएगा। ये आपके बुक में दिया है कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स 640-546 640-546
ये उनका समय काल है। साधारण युग पूर्व से तात्पर्य है यहाँ ईसा पूर्व। अब इसकी लंबी कहानी है, साधारण युग पूर्व ऐसा क्यों लिखा है, आप इसको समझिए। 640 ईस्वी पूर्व से 546, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न आया। क्या प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल, जो थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा है, 640 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व घटता है 640 के बाद 639, फिर 638, ऐसे घटते घटते तो 640 से 546 तक का इनका समय काल है ईसा पूर्व। ठीक है। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। देखें, त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कोण 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 समरूपता, ये भी समरूपता का प्रतिबंध है। कोण कोण समरूपता, ये भी समरूपता का प्रतिबंध है, समरूपता की कसौटी है। भुजा कोण भुजा, जिसको हमने एस ए एस बताया था, ये भी है, डी में लिखा है ये सभी, तो ये सही। समरूपता की कसौटी के प्रतिबंध, समरूपता के प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हैं कई किसी न किसी ईयर, इसलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। ठीक है। तीसरा प्रश्न, यदि दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में AB बटे QR BC बटे PR बराबर CA बटे PQ हो, तब कौन त्रिभुज समरूप होंगे। ए में दिया है त्रिभुज PQR समरूप CAB, बी में दिया है त्रिभुज PQR समरूप ABC, सी में दिया है त्रिभुज CBA समरूप PQR, और डी में इस प्रकार के प्रश्न आए। सो प्लीज आप इसको चित्र बना लीजिएगा, अदरवाइज आपसे गलत हो जाएगा। कैसा चित्र बनाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है। अब मेरे भाई AB बटे QR दिया है, ये त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं और ये PQR की भुजाएं, भुजाओं तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हम कैसे जाने कि ये ABC है कि CAB है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, AB बटे क्या दिया है भाई, QR, तो यहां लिख लें QR। ठीक है। फिर BC इधर जाएगा, BC तो क्या दिया है PR, ये तो यहाँ P होगा तो BC बटे ये PR। फिर CA बटे PQ, तो ये बटे ये है, ठीक है, और ये बटे ये है, और ये बटे ये है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ABC। फिर अब AB बटे QR, तो QRP ऐसा भी नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे CAB PQR। अब ये सही है, CAB CA, ये है CA बटे PQ, CA बटे PQ, यहाँ लिखा है CA बटे PQ, CA बटे PQ। फिर BC बटे PR ये, और फिर AB बटे QR। तो इसको ABC बटे PQR ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका ये है, तो इसको हम बोलेंगे CAB। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। PQR अगर उसको बोलेंगे PQR, तो इसको बोलेंगे CAB। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, हम चित्र बनाकर लिख सकते हैं। PQR ABC नहीं होगा, PQR ABC नहीं होगा। ठीक है। CBA और फिर PQR नहीं होगा। ठीक है, संगत भुजाएं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें पहला ऑप्शन सही है। चौथे प्रश्न में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बटे D बराबर BC बटे FD है, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। पहला, कोण B बराबर कोण E, कोण E कोण A बराबर कोण D, C है कोण B बराबर कोण D, और D है कोण A बराबर कोण F।
चित्र से ही हम समझ पाएंगे। कैसे? अब यहाँ देखा है त्रिभुज ABCDEF, दो त्रिभुज है, AB/DE ऐसा लिखें, AB/DE, ये D हमने लिख लिया, इसका संगत ये हो गया। अब BC बटे क्या FD, तो ये F है यहाँ, तो ये FD होगा, ये इसका संगत हो गया, इसको ऐसे मिला दें। अब देखें AB/DE है और BC/FD है, तो ये D एंगल AB बटे क्या है DE है और BC/FD है, तो ये कोण इन दो भुजाओं से बना है और ये कोण इन दो भुजाओं से बना है, इसलिए कोण B बराबर यहाँ कोण D होगा। अब आपको ये समझना होगा, तो कोण B बराबर कोण D, इसका C ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे सत्य असत्य लिखा है। प्लीज ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, याद करिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यस होती है, ये सत्य है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी सत्य है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये भी सही है। अब देखें जो हमने समराइज किया था, जो टॉपिक चैप्टर का जो मैंने थ्योरी बताई थी, सारी चीजें उसी में आ रही हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते, छोटे बड़े त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यह सत्य है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सत्य भाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, ये भी सत्य है, आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप नहीं होते, ये असत्य है, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें लिखा है सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप नहीं होते, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये असत्य है। फिर ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्लीज पुनः आप ध्यान रखिएगा। दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखें, त्रिभुज समरूप होने की एक कसौटी लिखें, एक शर्त लिखें। संगत कोण बराबर हो तब समरूप होता है, संगत भुजाएं बराबर हो तब समरूप होता है, दो संगत कोण बराबर हो तब समरूप होता है, एक कोण एक संगत कोण और दो, तो कोई भी एक समरूपता की कसौटी आप लिख दें। प्रश्न 12 कहता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। ये प्लीज मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों? फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो अक्सर परीक्षा में आ जाती है, चाहे कथन लिखने को आए चाहे आपको सिद्ध करने के लिए आए, इसको आना है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन क्या है? अगर किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है। प्लीज पुनः कह रहा हूं, इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज इन वीडियो को जो इस समय मैं डाल रहा हूँ फाइनल रिवीजन, प्लीज आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपसे निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लगता है, समझ में आता है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।